हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार संगवारी स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। छत्तीसगढ़ के विधानसभा से जमीन तक की खबर जानने के लिए छत्तीसगढ़िया न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं लॉकडाउन के बाद मुख्यमंत्री कैबिनेट के 7 अहम फैसले। बिना किसी देरी के बीते दिनों यानी कल मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले किसानों और अधिकारी, कर्मचारी और बच्चों के लिए लिया गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये पहले मिलता था, लेकिन अब इसे कम करके 9,000 रुपये कर दिया गया है, यानी 1,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि कम कर दी गई है। लेकिन यह अच्छी बात है कि किसान न्याय योजना के तहत कोदो, कुटकी, रागी एवं अन्य खरीफ फसलों को भी शामिल किया गया है, जिससे अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ ले सकें। साथ ही केंद्र सरकार ने खादों के दामों में वृद्धि की है, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने ऐसे में गोठानों के गोबर और गोबर खरीदी के द्वारा जो सरकार गोबर संग्रहण की है उसे 6 रुपये प्रति किलो की दर से किसानों को बेचेगी। और एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, यदि कोई अपने जमीन पर वृक्षारोपण करता है तो उसे 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और यह राशि वन अधिकार समितियों के द्वारा दी जाएगी। उसके बाद वृक्ष काटने और बेचने का अधिकार वन विभाग का हो जाएगा और वृक्षारोपण खेतों के आसपास जहां बंजर भूमि है वहां की जा सकेगी। वहीं एक और बड़ा फैसला है, जिन कर्मचारियों की कोरोना काल में मृत्यु हो गई है उनके परिजनों को रोजी रोटी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है और उनके परिजन अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग और दूसरे नंबर पर पुलिस विभाग के लोग हैं। और अनुकंपा नियुक्ति की जो नियम थी कि 10% लोगों को ही अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी, उसको भी 31 मई 2022 तक शिथिल कर दिया गया है। और राज्य सरकार ने ऐसा कहते हुए सभी को अनुकंपा नियुक्ति देने की बात पर कैबिनेट में मोहर लगी है। जी हां, जिन कर्मचारियों की संक्रमण से मृत्यु हुई है उनके परिजनों को अब अनुकंपा देने के लिए सरकार उनकी नियुक्ति करने जा रही है। वहीं चौथे महत्वपूर्ण फैसले की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान 12,000 बसें खड़ी हो गई हैं। ऐसे में बस मालिकों को बड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कैबिनेट ने इन हालातों को देखते हुए कहा है कि यदि बस मालिक आने वाले 4 महीने तक ये टैक्स नहीं पटाते हैं तो उन्हें राहत दी जाएगी, यानी अब बस मालिकों को भी आने वाले महीनों में टैक्स पटाने की जरूरत नहीं है। साथ ही जो प्रदेश के डिप्टी कलेक्टर है उन्हें प्रमोशन करके संयुक्त कलेक्टर बनाया जाएगा। और बीते दिनों गलवान वैली में चीन के द्वारा झड़प हुई थी, उनमें छत्तीसगढ़ के सिपाही गंगाराम कुजाम की बहन को भी नौकरी देने का फैसला लिया गया है। और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्हें 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, तो वहीं 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति देने के लिए प्रावधान सरकार ने की है। जिनके माता पिता संक्रमण काल के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं, उन बच्चों को इसका सीधा फायदा पहुँचेगा। साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने पर जुर्माना लगाने का अधिकार विभिन्न स्तर के अधिकारियों को दे दिया गया है। साथ ही सरकार किसानों से 5680 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चना खरीदने का निर्णय भी हुआ है। और राजनांदगांव में सोलर पार्क बनाने के लिए विभाग को आवंटित 377.243 हेक्टेयर जमीन भी आवंटित की गई है। यहाँ सरकार के द्वारा निश्चित ही जल जंगल जमीन को फोकस करते हुए महत्वपूर्ण अहम फैसले कैबिनेट ने लिए हैं। लेकिन किसानों को किसान न्याय योजना के तहत 10,000 रुपये की जगह में 9,000 रुपये राशि कर दी है। इस पर आने वाले समय में विपक्षी दल सरकार को घेर सकता है। लॉकडाउन के दौरान तो इन सभी बातों की चर्चा की जाती थी, लेकिन अब इन बातों का पालन भी किया जाएगा। रायपुर के कलेक्टर ने सभी शोरूम को खोलने के लिए आदेश जारी कर दिया है। कार, बाइक और कपड़ा के शोरूम खोलने के लिए आदेश जारी किया गया है। ये सभी शोरूम 11 बजे से 5 बजे तक खोले जाएंगे। रविवार यानी संडे को पूरी तरह शोरूम बंद रहेंगे और बाकी सभी दिनों में नियम और शर्तों के साथ शोरूम खोलने के लिए आदेश दे दिया गया है। और शोरूम में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का पहले वैक्सीनेशन किया जाएगा, उसके बाद वहाँ कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए आदेश दिया गया है। रायपुर में कल 10वीं बोर्ड के नतीजे आने वाले हैं। आज इसे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी किया जाएगा और यह परीक्षा परिणाम 19 मई सुबह 11 बजे ऑनलाइन माध्यम से प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम के द्वारा जारी किए जाएंगे। परीक्षा नहीं हुए हैं, इसलिए स्टूडेंट को असाइनमेंट के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। इस बार बच्चों ने परीक्षा नहीं दी है, इसलिए मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं की जाएगी। साथ ही जो नगद पुरस्कार और लैपटॉप दिए जाते थे वो भी नहीं दिए जाएंगे। और खास बात ये भी है कि यदि किसी बच्चे ने असाइनमेंट जमा भी नहीं किया है तो उसे पासिंग नंबर देकर पास कर दिया जाएगा, यानी किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा।
वहीं सीजी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा कब होगी यह पता नहीं, ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन इस पर भी अभी फैसला नहीं हुआ है। संभावना है कि 12वीं की परीक्षा के संबंध में जब सीबीएसई की सूचना जारी होगी उसके बाद सीजी बोर्ड के द्वारा गाइडलाइन और शेड्यूल जारी किया जाएगा। लेकिन संक्रमण को देखते हुए जून में परीक्षा होने की संभावनाएं कम है। वहीं शिक्षाविदों का कहना है कि ऑफलाइन पेपर होने की ज्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही है, यानी छात्रों को पहले की तरह केंद्र में आकर परीक्षा देनी होगी। आपको बता दें कि इस बार सीजी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा करीब 3.25 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। फिलहाल के लिए अभी सीबीएसई किस तरह से परीक्षा लेगी उसे देखकर छत्तीसगढ़ बोर्ड शेड्यूल जारी करेगा 12वीं की परीक्षाओं के लिए। अंबिकापुर में अनियंत्रित होकर के यात्री बस पलटी है और पलटकर करीब 20 फीट गड्ढे में जा गिरी, जिसके चलते करीब 20 यात्री घायल हो चुके हैं और इनका उदयपुर स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। रायपुर से गढ़वा जा रही थी ये बस, उदयपुर से रुमगा के पास ये हादसा हुआ है। अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है। मुख्य रूप से बस के ड्राइवर की आंख लगने के कारण यह हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस की दवा की कमी है, बाजारों से दवाओं की सप्लाई भी नहीं हो रही है। कंपनियों से सीधे सप्लाई मंगा करके स्थिति संभालने की कोशिश की जा रही है। निजी अस्पतालों में भर्ती हुए मरीजों को नहीं मिल पा रहा है इंजेक्शन। छत्तीसगढ़ में करीब 100 से ज्यादा है ब्लैक फंगस के मरीज और प्रदेश में अब तक 3 लोगों की ब्लैक फंगस से जान भी जा चुकी है। ऐसे में कारगर दवा एम्फोसोल्यूल भी बाजार से लगभग विलुप्त हो चुकी है और स्वास्थ्य विभाग में ना के बराबर इंजेक्शन है। ऐसे में गंभीर मरीजों को पहले इंजेक्शन दिए जा रहे हैं और मॉडरेट है उन्हें वैकल्पिक दवाओं के सहारे 2-3 दिन के गैप को भरा जा रहा है। आने वाले 2 से 3 दिनों में इंजेक्शन की आपूर्ति नहीं होने की संभावना है। बड़ी खबर, नारायणपुर उप जेल में कोरोना का विस्फोट हुआ है। 2 कर्मचारी समेत 54 कैदी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। जेल में ही इन पॉजिटिव कैदियों का इलाज किया जा रहा है तो बस्तर में कोरोना चुनौती बना हुआ है। बता दें कि बस्तर के कई जिलों में 1 जून तक लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वहीं नक्सलियों के खेमे में भी कोरोना की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। इसी से जुड़ी हुई एक खबर और है, जहाँ अंबिकापुर जेल में एक कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। नागपुर में सोमवार से शर्तों के साथ लॉकडाउन के दौरान बाजार खुलने लगे हैं और राजधानी में कोरोना संक्रमण की कमी के बाद जिला प्रशासन ने व्यापारियों को राहत दी है। ऐसे में संक्रमण की कमी को देखते हुए सामाजिक स्तर पर शादी समारोह में भी अब अधिकतम संख्या 10 से बढ़ाकर 50 करने की मांग होने लगी है। अलग अलग समाज प्रतिनिधियों के मुताबिक शादी समारोह के दौरान 10 लोगों की संख्या बहुत कम है और संक्रमण के कारण पिछले 1 साल में कई शादियां टलते हुए आ रही हैं, जिसके चलते ऐसे मामले भी सामने आए जहां विलंब होने के कारण संबंध टूट भी गए। वहीं समाज प्रमुख का कहना है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और प्रदेश के होटल प्रबंधकों का भी कहना है कि शादियों में कम से कम 50 लोगों को आने की इजाजत दी जाए और ये मुहूर्त निकलने के बाद बारिशों में तो किसी शादी होगी नहीं। समुद्र में नेचर बास्केट फार्म हाउस में पुलिस का छापा पड़ा है और 11 जुआड़ी गिरफ्तार हुए हैं। इन जुआड़ियों को रंगे हाथों जुआ खेलते पकड़े गए, जिसमें 41,24,705 रुपए नगद, 5 लग्जरी वाहन और 12 नग मोबाइल को भी जब्त किया गया है। महासमुंद, उड़ीसा, रायगढ़, दुर्ग के रहने वाले हैं आरोपी। इन सभी पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। यह अब तक का सबसे बड़ा कार्रवाई माना जा रहा है।